नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, हम लोग गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी करा रहे हैं और आज उसका 5वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वह 1952 से 1962 तक इस पद पर रहे और 1951 में पहले आम चुनाव के बाद उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुना गया और 1957 में फिर से निर्वाचित हुए ये। तथा सर्वपल्ली राधाकृष्ण और जाकिर हुसैन क्रमशः भारत के दूसरे और तीसरे राष्ट्रपति थे। तथा दोस्तों, राष्ट्रपति जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है कहा जाता है और अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। तथा अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है और अनुच्छेद 61 जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तथा अनुच्छेद 72 जो कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति को प्रदान करता है। और दोस्तों, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बना है, ना कि दो से बना है, तीनों से मिलकर बना है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और दोस्तों, लोकसभा संसद का निचला सदन होता है तथा राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है। बात करेंगे वर्तमान राष्ट्रपति की, तो रामनाथ कोविंद जी हैं। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, पटना पक्षी अभयारण्य के सही जिले का चयन करें। मतलब आपको बताना है कि पटना पक्षी अभयारण्य किस जिले में है। तो दोस्तों, पटना जो कि बिहार की राजधानी है, आप समझ रहे होंगे कि ये बिहार में है, ना कि ये दोस्तों पटना पक्षी अभयारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश में है, एटा जिले में है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एटा जिला दोस्तों अलीगढ़ मंडल का हिस्सा है और पटना पक्षी अभयारण्य की स्थापना दोस्तों 1991 में हुई थी। इसकी स्थापना 1991 में। और पटना पक्षी अभयारण्य में प्रवासी और निवासी पक्षियों की 106 से अधिक प्रजातियां हैं। दोस्तों, उन्नाव में भी है आपका नवाबगंज पक्षी विहार। तथा महावीर स्वामी अभयारण्य जो कि ललितपुर में स्थित है। नेक्स्ट, और आपका गोंडा में पार्वती अर्घ पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, आपके चाहे जीएस में हो गया या फिर ग्रामीण समाज एवं विकास के क्वेश्चन हो गए 25-25 दोनों में से, आपके दोनों में से 5-5 नंबर आपके जीएस में, तो 5 नंबर और 7 से 8 नंबर आपके ग्रामीण समाज एवं विकास से आपके उत्तर प्रदेश से पूछे जाएंगे। तो जितना हो सके आप उत्तर प्रदेश को जरूर पढ़ें। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो कि बरेली जिले में स्थित है। ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, बरेली जिले में। और दोस्तों, पशुपालन विभाग 1944 में बनाया गया था और विभाग पशुधन विकास, कुक्कुट विकास, रोग नियंत्रण, चारा विकास और अन्य पशुपालन गतिविधियों को कवर करता है। यह आपका पशु चिकित्सा अनुसंधान। तो बरेली इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दुनिया के पहले एंटीबायोटिक को तैयार करने के लिए किया गया था? तो दुनिया के पहले एंटीबायोटिक को तैयार करने के लिए किया गया था वह था आपका कवक। कवक का उपयोग दुनिया के पहले एंटीबायोटिक को तैयार करने के लिए किया गया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहले प्राकृतिक उत्पाद एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1928 में 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अब पहले प्राकृतिक उत्पाद एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, फरवरी 2021 में कांग्रेस ने किसे राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता के रूप में नामित किया? तो नए नेता के रूप में नामित किया दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे को, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता के रूप में नामित किया। तथा गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल दोस्तों 15 फरवरी 2021 को समाप्त हो गया था। इनसे पहले
मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले गुलाम नबी आज़ाद थे। और दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उच्च सदन के अध्यक्ष वेंकैया नायडू को श्री आज़ाद के प्रतिस्थापन के बारे में सूचित किया था। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अली भाइयों के नेतृत्व में 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, मौलाना मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत अली के साथ, तथा 1920 के दशक के मध्य तक खिलाफत नेताओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ हाथ मिलाया। और आपका 1916 में दोस्तों हुआ था, ये हुआ था आपका, इसका उद्देश्य स्वशासन स्थापित करना था। गृह शासन आंदोलन हुआ था 1916 में, गृह शासन आंदोलन। और तिलक ने अप्रैल 1916 में, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में आंदोलन शुरू किया। इसी तरह एनिस बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास के अडयार में शुरू किया। तथा दोस्तों आपका 1920 में आपका इसमें हुआ था आपका गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक किया गया था। ये 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार असहयोग आंदोलन की शुरुआत के प्रमुख कारण था आपका। इसमें 22 तक चला था ये दोस्त। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध खेल हस्ती आकांक्षा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध खेल हस्ती आकांक्षा सिंह जो कि बास्केटबॉल से खेल से संबंधित हैं। ये वाराणसी में इनका जन्म हुआ था 7 सितंबर 1989 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। एक भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और भारतीय महिला राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम की कप्तान है। और ये 2004 से राष्ट्रीय टीम के लिए खेल चुकी हैं। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, जीवित जीवों में वंशानुक्रम की मूल इकाई इनमें से कौन सी है जो माता पिता से वंश तक वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन। जीन जो कि वंशानुगत चिन्ह होते हैं जिनमें त्वचा की रंग, ऊंचाई आदि जैसी विभिन्न विशेषताएं निर्धारित होती हैं इसमें आपकी, वे माता पिता से वंश तक वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करती हैं। और दोस्तों प्रत्येक डीएनए में अणु के अनुक्रम होते हैं आपके। और दोस्तों अलग अलग याद करना, जैसे क्रोमोसोम में आपको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपका कि क्रोमोसोम में गुणसूत्र नाभिक में मौजूद धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इसमें दोस्तों क्रोमोसोम जोड़े में मौजूद होती हैं। और मानव कोशिकाओं में दोस्तों 23 ऐसे जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि मानव कोशिकाओं में कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र, ऐसे परीक्षा में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, ईसीजी निम्नलिखित में से किस अंग की गतिविधि दर्शाती है? तो दोस्तों ईसीजी निम्नलिखित में से हृदय को दर्शाती है, अंग को दर्शाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे हृदय की, दोस्तों हृदय एक संचार प्रणाली है जो शरीर में विभिन्न स्थानों पर रक्त और घुलने वाले पदार्थों को पहुंचाती है तथा हृदय के पास शरीर के चारों ओर इन चीज़ों को पंप करने का काम करता है। और हृदय रक्त वाहिकाओं को रक्त नलिकाओं में शरीर के चारों ओर रक्त पंप करता है। बात करेंगे हृदय में दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं, याद रख लीजिएगा, बायां एट्रियम, बायां वेंट्रिकल तथा दायां एट्रियम तथा दायां वेंट्रिकल। इनका दोस्तों अलग अलग काम होता है। बायां एट्रियम का काम होता है फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेता है और बाएं वेंट्रिकल में पंप करता है, तथा बायां वेंट्रिकल होता है आपका महाधमनी के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है जो इसे शरीर में भेजता है। बात करेंगे दायां एट्रियम की, तो ये शरीर से इस्तेमाल किया हुआ रक्त लेता है जिसमें अब ऑक्सीजन नहीं है और यह सही वेंट्रिकल में पंप करता है। अब बात करेंगे दायां वेंट्रिकल की, तो दायां ऑक्सीजन कम रक्त को फेफड़ों में पंप करता है जहां यह फिर से ऑक्सीजन पंप कर लेता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही ये क्या पढ़ा रहा हूँ, दोस्तों ये सब एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न हैं, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप परीक्षाओं में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके आए हैं। नेक्स्ट,
10वां प्रश्न, दूसरा बौद्ध परिषद किसके शासनकाल के दौरान आयोजित किया गया था? तो दोस्तों दूसरा बौद्ध परिषद ये कालाशोक के शासनकाल में दौरान आयोजित किया गया था। बात करेंगे, कालाशोक ने वैशाली 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध परिषद बुलाई थी। दोस्तों और भी अन्य है, जैसे कौन कौन सी याद रखिए, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बौद्ध परिषद कहाँ कहाँ हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई, वो हम लोगों ने एक बनाया है, उससे चार्ट उसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें परिषद है, वर्ष है, स्थान है, राजा है तथा अध्यक्षता है। दोस्तों पहली बौद्ध परिषद हुई थी 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुई थी और इसमें राजा थे अजातशत्रु तथा अध्यक्षता की थी महाकश्यप उपाली ने। दूसरी हुई थी आपकी बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी और यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी सबकामी ने। और दोस्तों तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र अशोका में और ये हुई थी मोगलीपुत्र तिस्सा में। अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्सा ने। और चौथी बौद्ध परिषद 72 ईस्वी में हुई थी कुंडलवन यानी कनिष्क कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। और पांचवी बौद्ध परिषद हुई थी 1871 ईस्वी में, ये मांडले में हुई थी और इस समय राजा थे मिंदन और अध्यक्षता की थी जगह बिरवंशा और समंगल समा तथा छठी बौद्ध परिषद हुई थी 1954 ईस्वी में काबा आय में और अध्यक्षता की थी बर्मा सरकार ने, राजा थे इस समय, और इसकी अध्यक्षता की थी महासी सायादेव ने। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्ष के लिए राज्य में निवेश करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आइकिया, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आइकिया स्वीडिश फर्नीचर और घर अनुप्रयोगों कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन AMOU पर हस्ताक्षर किए। ये दोस्तों अगले 5 वर्षों के दौरान राज्य में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। दोस्तों राज्य के विभिन्न हिस्सों में आइकिया के आउटलेट खुलने से विभिन्न रोजगार के अवसर पैदा होने और किसानों, कारीगरों और कलाकारों को अवसर प्रदान करने और समर्थन देने की उम्मीद है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, सलुवा राजवंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सलुवा राजवंश की स्थापना नरसिम्हा ने की थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सलुवा वंश, ये दोस्तों सलुवा राजवंश के शासन आधुनिक भारत में उत्तरी कर्नाटक के शासक थे और सलुवा वंश पर 1485 से 1505 तक 3 राजाओं का शासन रहा। और सलुवा नरसिम्हा दोस्तों 1486 से 1491 तक सलुवा वंश का पहला राजा था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, प्रस्तावना में हम शब्द का अर्थ है? तो प्रस्तावना में हम शब्द का अर्थ है कि भारत के लोग, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तावना एक दस्तावेज में दोस्तों एक परिचयात्मक वक्तव्य है और दोस्तों इसमें संविधान में यह अपने रचयिता अपनी रचना के पीछे के इतिहास और राष्ट्र के मूल्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। और दोस्तों प्रस्तावना आपका मूल रूप से 4 वस्तुओं का विचार देता है, जैसे संविधान का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, इसके उद्देश्य का विवरण और इसके अंगीकरण की तारीख। और प्रस्तावना में महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों हम भारत के लोग, ये भारत के लोगों की परम संप्रभुता को दर्शाता है। और इसके बाद संप्रभु हो जाएगा तथा समाजवादी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा और गणतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, दीघा निकाय किसके प्रवचनों का एक संग्रह है? तो दीघा निकाय जो कि बौद्ध प्रवचनों का एक संग्रह है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दीघा निकाय एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो 5 में से पहला है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो कि भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं तथा दोस्तों शपथ ग्रहण ये करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं।
और राष्ट्र इस्तीफा देते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति को भारत के। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाए। और किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? ये दोस्तों मुगल आक्रमणकारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था तथा दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। और पानीपत दोस्तों हरियाणा का एक शहर है, तो याद कर लीजिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। और यह किसके बीच लड़ा गया? तो यह अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू के बीच लड़ा गया था। और इस लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में लड़ा गया था, यह पूना के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। और इसमें अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है या फिर करती है? जो खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता वह हो जाएगा दोस्तों दूध, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आहार फाइबर को दोस्तों स्थूल खाद्य के रूप में भी जाना जाता है। और स्थूल खाद्य हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, लेकिन हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक है और इसे बहुमात्रा में जोड़ता है। यह दोस्तों हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है। और दोस्तों स्थूल खाद्य के मुख्य स्रोत याद रख लीजिएगा, साबुत अनाज और दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां। और दूध आपका शरीर को आवश्यक कैल्शियम खनिज का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इनमें से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश। ये दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या के अनुसार है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। दोस्तों इसमें आपका उत्तर प्रदेश दोस्तों 19 करोड़ के मतलब 20 करोड़ के आसपास तथा महाराष्ट्र आपका 11 करोड़ के आसपास, बिहार आपका 10 करोड़ के आसपास और पश्चिम बंगाल आपका 9 करोड़ के आसपास और मध्य प्रदेश आपका 7 करोड़ के आसपास है। और दोस्तों वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन वर्ष दोस्तों 1905 में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रशासनिक कारणों से लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन का विचार लाया गया था दोस्तों इसी में। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया से बूस्ट कनेक्टिविटी तक 8 ट्रेनों की शुरुआत की। ये उत्तर प्रदेश में केवड़िया किस जिले से जुड़ा है? तो ये दोस्तों वाराणसी से जुड़ा है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के केवड़िया में भारत के विभिन्न हिस्सों से 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और दोस्तों ट्रेन आपकी केवड़िया को वाराणसी उत्तर प्रदेश, दादर महाराष्ट्र, अहमदाबाद से यानी गुजरात से और हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली से, रीवा मध्य प्रदेश से, चेन्नई तमिलनाडु से और प्रतापनगर गुजरात से जोड़ेगी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने गदर संगठन की स्थापना की। इसकी स्थापना दोस्तों 1913 में हुई थी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है दोस्तों प्लेइंग इट माई वे, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे जो कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और दोस्तों आपकी ये आत्मकथा
आत्मकथा पुस्तक जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तथा विंग्स ऑफ फायर जो कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। और आपकी माय कंट्री माय लाइफ, ये दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, दो लगातार अमावस्याओं के बीच अनुमानित अवधि कितने दिन है? तो दो लगातार अमावस्याओं के बीच अनुमानित अवधि जो कि 29.5 है, 29.5 दिन है, 29.5 मान लीजिए इसको। अमावस्या दोस्तों पहला चंद्र चरण है जब चंद्रमा और सूर्य का एक ही ग्रहण संबंधी देशांतर होता है। और दो लगातार अमावस्या के बीच अनुमानित अवधि दोस्तों 29.5 दिन होती है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राष्ट्रपति को विदाई शक्ति है? तो राष्ट्रपति की विदाई शक्ति है दोस्तों संविधान के तहत अनुसार, तो ये दोस्तों अध्यादेश को लागू करने की शक्ति है इनके पास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में को बुलाते हैं और उनका सत्रावसान करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को समाप्त कर सकते हैं, राज्यसभा को दोस्तों कोई समाप्त नहीं कर सकता। संवैधानिक रूप से विधायी शक्ति भारत के संसद में निहित है, जिसके प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, विभ्रंश घाटी में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बह रही हैं? तो दोस्तों विभ्रंश घाटी में नदियां आपकी बह रही हैं वह हो जाएंगी ताप्ती तथा नर्मदा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा का दोस्तों उद्गम स्थल लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर अमरकंटक पठार के पश्चिमी तट पर होता है। ताप्ती अन्य महत्वपूर्ण पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और दरार घाटी से होकर बहती हैं ये। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगे हो इसको ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल आपकी यूपी लेखपाल की क्लास नहीं होगी, क्योंकि संडे को आपकी सुबह 5 बजे आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो उसको देखना ना भूलें। वो भी इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी। करंट अफेयर्स से प्रश्न बनेंगे आपके यूपी लेखपाल में, GS में आपके आएंगे, इसलिए ज़्यादा उसको भी देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।